Hello everyone, good morning to all. How are you all? I think you all are fine, है ना। हम अब इस वीडियो में हम अपने न्यू यूनिट है जो क्लाइमेट वाली वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पहले आपको कंपोजिशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि भाई वो होता क्या है। आई थिंक यहाँ पे देखो कंपोजिशन की स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग हो गई, बट कोई बात नहीं। कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई एटमॉस्फेयर है भाई वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, और स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई उसकी जो आउटर जो स्ट्रक्चर है ना उसकी जो बनावट है वो कैसी है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर एग्जांपल CO2, O2, N2 एंड अदर गैसेस। ओके, फीचर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इट्स लाइक अ ब्लैंकेट ऑन अर्थ, कि भाई ये ना ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के ऊपर, ये इसने ढका हुआ है हमारे अर्थ को चारों तरफ से। ठीक है, हम इसके बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते क्योंकि यही क्या है, इसके अंदर ही क्या है, गैसेस होती हैं और वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है हमारे सर्वाइवल के लिए। इसका खुद का कुछ भी इसकी स्मेल नहीं होती ना इसका कलर होता। अब आप पूछोगे जी N2 की, CO2 की, इनकी स्मेल तो होती है। ये तो गैसेस हैं, ये पार्ट है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, एयर की खुद की कोई गैस, कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई भी कलर नहीं होता। गैसेस क्या है? गैसेस पार्ट है किसका? एयर का। ठीक है, और एयर हम वैसे इसको फील नहीं कर सकते जब वो स्टेबल रहती है, जब वो मूव करती है ना। एयर इन मूवमेंट इज नोन एज विंड। जब वो विंड की जब फॉर्म में जब वो चलती है तभी हम उसको क्या है, महसूस कर पाते हैं। अब जो अर्थ है, जो अर्थ का जो मास है ना उसके अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो एयर भी क्या इंटीग्रल पार्ट है किसका? अर्थ के मास का। और 99% मान लो 100% है उसका मास किसका? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का 100% मास है। अगर आप अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो 32 किलोमीटर तक क्या है, 99% मास है किसका? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का आपको 99% मास तो कहाँ देखने को मिल जाएगा? 32 किलोमीटर तक। ठीक है, उससे आगे तो बिल्कुल मतलब रहेगा ही नहीं उसका मास, मतलब बहुत ज़्यादा कम रहेगा, रेयर में बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब है भाई कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भाई किन किन चीज़ों से मिलके बना है? गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। और जो गैसेस है ना उसका जो रेशियो रहता है, अब एटमॉस्फेयर को हमने अलग अलग लेयर्स में क्या है, डिवाइड कर रखा है। अलग अलग लेयर्स में हमने डिवाइड कर रखा है एटमॉस्फेयर को। तो हम उन लेयर्स में अगर हम देखें तो भाई अगर आप जैसे जैसे आप अगर दूसरी लेयर में अगर आप जाते जाओगे, एक से दूसरी लेयर में अगर आप जाते जाओगे तो फिर रेशियो है जो गैसेस का वो चेंज होता रहेगा। मीन्स जो गैसेस हैं उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें ही देख लो कि भाई 120 किलोमीटर से आगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। मीन्स उसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ था ना। और 90 किलोमीटर तक भी आपको क्या है, CO2 एंड वाटर वेपर मिलेंगे, उससे आगे आपको नहीं मिलेंगे। तो इनका भी क्या है, कंसंट्रेशन चेंज हुआ। तो ऐसे फिर कंसंट्रेशन चेंज होता है गैसेस का। अब गैसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों होती है? क्योंकि भाई ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होती है किसके लिए? सोलर रेडिएशन के लिए। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब चलती हैं, जब जब अर्थ से जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाएंगे, आप ये सारे टॉपिक पढ़ोगे, सोलर रेडिएशन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही समझो कि भाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब जाती हैं जब अर्थ से, तो फिर क्या है, CO2 गैस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो एब्जॉर्ब करती हैं तो क्या है, फिर वो गर्माहट पैदा करेगी। CO2 गैस ने अपने अंदर क्या हीट को एब्जॉर्ब करके रखा है, अब वो गर्माहट पैदा करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर वो गर्माहट पैदा करेगी तो क्या है, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बेनिफिशियल कैसे है जी? क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, रात के टाइम पे मान लो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गई, ठीक है, तो फिर अब तो क्या है, उसने तो एब्जॉर्ब करके रखा है, CO2 गैस ने तो एब्जॉर्ब करके रखा है ना हीट को। तो अब तो क्या है, फिर वो तो गर्माहट पैदा करेगी, तो फिर वो बिल्कुल ठंडा नहीं होने देता, बिल्कुल ही बर्फ वाला इलाका नहीं बनने देता रात के टाइम पे। ठीक है, तो फिर ये मेंटेन करके रखता है भाई टेम्परेचर को। डीमेरिट भी होती है, जिसकी मेरिट होती है उसकी डीमेरिट भी होती है कुछ ना कुछ। तो अब इसकी डीमेरिट क्या है जी कि भाई CO2 गैस बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है अब CO2 गैस, ठीक है। मान लो हमने फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जलाने शुरू कर रखे हैं, ठीक है, जलाते भी हैं, मतलब मैंने नहीं कर रखे, बट वैसे अगर जलते हैं ना फॉसिल फ्यूल्स, तो क्या है फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा किसका, हीट का, उतना ही ज़्यादा फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना भी क्या है, बहुत ज़्यादा डीमेरिट में आता है, क्योंकि फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में क्या है कि भाई ओजोन लेयर कौन सी लेयर होती है, 10 and 50 किलोमीटर के जो बीच में जो लेयर होती है ना, उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। इसके अंदर क्या है, ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस हमें किससे बचाती है, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस से। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रेज होती है, ये कैंसर की बीमारी कर सकती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक है, कौन सी, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ओजोन गैस हमें इन चीज़ से बचाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है भाई वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होते हैं, वेरिएबल गैस होती हैं। वेरिएबल गैस इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका जो परसेंटेज है ना, किसके ऊपर डिपेंड है, सीजन के ऊपर एंड प्लेस के ऊपर। इनका परसेंटेज कैसे डिपेंड है, मान लो जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। प्लेस पे डिपेंड हुआ ये। सीजन पे, गर्मी वाले जो सीज़न होता है, जो समर सीजन होता है, उसके अंदर हीट, उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर क्या है, इवापोरेशन ज़्यादा होएगा, ठीक है। इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो फिर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, है ना। तो क्या है, फिर इस सीजन पे भी डिपेंड हो, इसका जो कंसंट्रेशन है वो सीजन के ऊपर, प्लेस के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए क्या कहा गया है, इसको वेरिएबल गैस कहा गया है। वाटर वेपर क्या है, डिक्रीज होता है किसके साथ, एल्टीट्यूड के साथ। ये मेंटेन करके रखता है स्टेबिलिटी को और इंस्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है जी, जब क्लाउड्स जब प्रेजेंट नहीं होते, जब स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, मान लो अभी वाटर वेपर्स ऊपर जाते जा रहे हैं, अभी क्लाउड बने ही नहीं है, तो क्या फिर क्लाउड नहीं होंगे, अभी तो भाई वाटर वेपर ऊपर जा रहे हैं, अभी तो क्लाउड कहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। अभी तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो, अभी क्लाउड फॉर्मेशन तो हुआ नहीं, तो फिर क्या है, हमारा क्लियर है स्काई, ठीक है। और इंस्टेबिलिटी कब आती है, जब रेन वगैरह होने लग जाती है, जब हवाएं बहुत तेज़ी से मूव करनी स्टार्ट हो जाती हैं, तब क्या है, इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। और वाटर वेपर सोलर रेडिएशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्ब करके रखता है, और ये भी मेंटेन करके रखता है किसको, टेम्परेचर को, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब अगला पॉइंट है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स आपको बिल्कुल लोअर सरफेस एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है। इनका मास क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा भी नहीं भाई उठा ही नहीं सकते इनको, लेकिन है ना, मतलब देखें ना, मतलब एवरेज तरीके से, तो फिर इनका वेट क्या है, ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर क्या है, लोअर सरफेस एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से क्रिएट होते हैं जी, इनका ओरिजिन अगर मैं पॉइंट बताऊँ तो फिर ये ऐसे हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स, फाइन सॉइल, सॉल्ट, इन सब से क्या है, ये पैदा होते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाउड्स को बनाने में। अब आप वाटर इन द एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में चीज़ें पढ़ोगे कि भाई ये क्लाउड्स को बनाने में भाई कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो हायर कंसंट्रेशन होता है ना जो डस्ट पार्टिकल्स का, वो कहाँ पे होता है, सब ट्रॉपिकल और हॉटी एरियाज में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। ये वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि इक्वेटर वाले एरिया पे आपको कन्वेक्शनल करंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कन्वेक्शनल करंट ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर कन्वेक्शनल करंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स क्या है, कन्वेक्शनल करंट के साथ ही ऊपर उड़ जाते हैं, तो फिर लोअर सरफेस एरिया के अंदर आपको डस्ट पार्टिकल्स इतने नहीं देखने को मिलते, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल और हॉटी एरियाज में इतना ज़्यादा कन्वेक्शनल करंट वहाँ पे आप मान लो होते ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कन्वेक्शनल करंट होते ही नहीं, वहाँ पे अगर कन्वेक्शनल करंट अगर नहीं होंगे तो क्या फिर डस्ट पार्टिकल्स तो फिर नीचे के नीचे धरे रह जाएंगे, ठीक है। उनको ऊपर कौन उठा के ले जाएगा, है ना। ये है फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न भी है, बुक में नहीं दे रखा बट है वो रीज़न कि भाई ग्रेविटी, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है तो फिर डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर की तरफ आसानी से उड़ जाते हैं। लेकिन पोलर एरियाज पे आप अगर जाओगे तो वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और सब ट्रॉपिकल एंड हॉटी एरियाज में भी क्या है, एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, ये लगा लो एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर ही ग्रेविटी क्या है, ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है फिर वो होल्ड करके रखते हैं सब ट्रॉपिकल और हॉटी एरियाज़ के अंदर। किसको होल्ड करके रखते हैं जी, ग्रेविटी किसको होल्ड करके रखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है।
अब है भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखो, अगर हम एटमॉस्फेयर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर हमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा किस में दिखाई देता है, डेंसिटी एंड टेम्परेचर में। टेम्परेचर में हमें इन दोनों में वेरिएशन देखने को मिलता है कि भाई मोर डेंसिटी होती है कहाँ पर, लोअर मोस्ट पार्ट में। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे डेंसिटी क्या है, कम होती जाएगी। यहाँ पे डेंसिटी का क्या मतलब है, गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। ओके, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो फिर क्या है, डेंसिटी कम होती जाएगी, और टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर भी क्या है, कम होता जाएगा। तो हमने टेम्परेचर के बेसिस पे एटमॉस्फेयर को कितने लेयर्स में डिवाइड कर रखा है जी, 5 लेयर्स के अंदर। इसकी फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। ये बहुत ज़्यादा लोअर मोस्ट लेयर होती है। ये कहाँ तक पाई जाती है, ये 10 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन इसको एवरेज कितना बता रखा है, 13 किलोमीटर तक, मतलब इसको एवरेज बता रखा है। लेकिन आप अगर एग्जैक्ट अगर मान के चलो तो फिर आप 10 किलोमीटर ही मान के चलो इसको, ठीक है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रोपोस्फेयर की, वो इक्वेटर पर तो 18 किलोमीटर तक अप्लाई होती है, पोलर एरिया पे वो 8 किलोमीटर तक अप्लाई होती है। मीन्स 18 किलोमीटर तक, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा। लेकिन पोलर एरिया पे जैसे आप जाओगे तो फिर आपको ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक देखने को मिलेगा, ओनली 8 किलोमीटर तक। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसी वजह से होता है भाई, कन्वेक्शनल करंट एंड ग्रेविटी। क्योंकि इक्वेटर पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो फिर मतलब डस्ट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन तो होती है ना ज़्यादा किसके अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ तक अप्लाई हुई, 18 किलोमीटर तक, क्योंकि भाई वो 18 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। लेकिन पोलर एरिया पे वो नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर वो होल्ड करके रखती है, इसलिए वहाँ पर फिर डस्ट पार्टिकल्स लोअर सरफेस एरिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, मतलब बिल्कुल ही आपको नीचे देखने को मिलेंगे। इसलिए वहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर की जो कंडीशंस है, इक्वेटर पर तो 18 किलोमीटर तक अप्लाई होती हैं और पोलर एरिया पर 8 किलोमीटर तक अप्लाई होती हैं, ठीक है। आप अपना खुद का माइंड लगा के देखो इसके अंदर, तो आपको बिल्कुल अच्छे से और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, और आपको जितने भी वेदर कंडीशंस, जितने भी क्लाइमेटिक जितने भी कंडीशंस है ना, वो जो भी चेंजेस है, मीन्स अगर वाटर वेपर वेदर के अंदर अगर कोई भी चेंज आ रहा है, क्लाइमेट के अंदर अगर कोई भी चेंज आता है, तो फिर आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही देखने को मिलता है। तभी तो हम जो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल्स वगैरह, जो प्लांट्स वगैरह, वो सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही तो पाए जाते हैं, और तो आपको कहीं देखने को मिलेंगे नहीं वो। और टेम्परेचर जैसे जैसे आप 165 किलोमीटर मान लो मैं ऊपर चली गई, तो फिर मेरे को क्या है 1 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। ट्रोपोपोज क्या होता है, ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। मान लो मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैं आपको समझाती हूँ। मान लो यहाँ के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसके अंदर क्या चल रहा था हमारा टॉपिक, ट्रोपोपोज। हाँ, तो मैं आपको अगर डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसे ऐसे है कि मान लो ये हमारा क्या था, ट्रोपोस्फेयर वाली ये लाइन थी हमारी, ये थी ट्रोपोस्फेयर वाली लाइन। यहाँ पर भाई यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर टेम्परेचर, ये ना ये ट्रोपोस्फेयर वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पर भाई टेम्परेचर कितना आया, मान लो मैंने मान लिया भाई -80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर है ना एक जोन बनेगा, जोन। तो यहाँ पर है ना -18 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से फिर दूसरी लेयर क्या है, फिर वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से फिर वापस फिर दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पर एक लेयर खत्म हो जाती है ना, पिछले वाली लेयर, वहाँ पर एंड पॉइंट पर जितना टेम्परेचर रहता है उतना ही टेम्परेचर क्या है, फिर ये जो पोज वाले जो जोन है ना, जैसे ट्रोपोपोज है, आगे आएगा बस स्ट्रेटोपोज, मीजोपोज, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है टेम्परेचर, ठीक है। अब अगली लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। ये किसके ऊपर होती है जी, ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पर कौन सी वाली लेयर स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लाइन स्टार्ट हो जाती है। और ये अप टू कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक की होती है ये, ठीक है। इस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है,
ठीक है। यहाँ पर ओजोन लेयर पाए जाते हैं और यहाँ पर अगर आप इस लेयर में अगर आप जाओगे तो फिर टेम्परेचर वापस से क्या इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर में तो क्या था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, अब इस लेयर में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज क्यों होगा बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज हो क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या है, जो यूवी रेज हैं, जो सन रेज हैं, ठीक है, उनको क्या है, उनको एब्जॉर्ब करके रखती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है ये, ठीक है, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब अगला है हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर ऊपर वाली लेयर, ठीक है, इसकी हाइट लिमिट कितनी है, 80 किलोमीटर, मीन्स 80 किलोमीटर तक ये लेयर लाई करती है। इसमें क्या है, टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता रहता है। और इसमें जो टेम्परेचर है अप टू कितना डिक्रीज होएगा भाई, -100 डिग्री सेल्सियस। कौन सी वाली लाइन तक, 80 किलोमीटर वाली जो लाइन है वहाँ पर टेम्परेचर अप टू कहाँ तक पहुँच जाएगा, -100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और यहाँ पर लेयर वेयर 80 किलोमीटर हाइट ऑफ मीजोस्फेयर इज दैट लेयर इज नोन एज मीजोपोज। 80 किलोमीटर वाली जो लाइन होगी ना उसको हम कहेंगे मीजोपोज। अब है हमारा आयनोस्फेयर। अगली लेयर कौन सी है, आयनोस्फेयर। इस लेयर को थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये 80 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर के जो बीच में जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे आयनोस्फेयर। यहाँ पर आयंस वगैरह पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। क्योंकि आयंस क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर हीट होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगला है एक्सोस्फेयर। ये यूनिवर्स के साथ लाई करता है भाई। ये होता है थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर एक ही बात होती है, ओके। आयनोस्फेयर से ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये अपर मोस्ट लेयर होती है, ये मोस्टली किसके साथ मीट करती है, ये करती है यूनिवर्स के साथ, इसलिए इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या हैं अब वेदर एंड क्लाइमेट के, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, वेदर एंड क्लाइमेट के, ओके। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।